Good morning, students. Today we will discuss about the coming examination, that is first periodic assessment 21-22. सब्जेक्ट आपको मालूम है और क्लास भी आपको यहाँ चेंज कर देता हूँ, दैट इज 10th. सो आपके क्लास का फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का रहेगा, पहले रिटर्न के बारे में बात करते हैं. सो जनरल इंस्ट्रक्शंस, 3 इंस्ट्रक्शंस हैं आपको. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन 1 to 4, यानी क्वेश्चन पेपर में पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए. सो 4 to 8 मार्क्स, ये हुआ आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर. उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन में 5 to 8, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स ईच. तो क्वेश्चंस 4 हैं और एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12 मार्क्स. यानी कि पहले 2 क्वेश्चंस हो गए आपके 12 + 8 20 मार्क्स की. उसके बाद में क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच, यानी कि 2 5 10. सो 8 + 12 + 10 दैट इज 30 मार्क्स. ये हुआ आपका रिटन पार्ट. नाउ सिलेबस आपको दे दिया गया है, सो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी. आपको फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स है आपके 1 मिनट. वो चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, सेकेंड पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर पैराप्लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. जो 4 चैप्टर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट में एक्सक्लूड किया है, क्योंकि जो हमको फर्स्ट टर्म का सिलेबस दिया गया है उसमें ये चैप्टर नहीं है अभी, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट में एक्सक्लूड किया. लेकिन बाद में मुझे लगा कि कम से कम इस असेसमेंट में पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आपके सुविधा के लिए या कोर्स का टाइम देखते हुए मैंने उसको नहीं पूछा है. उसके बाद में 5th चैप्टर हमने कंप्लीट किया नहीं है. उसके बाद में ट्रायंगल्स चैप्टर 6 सिमिलरिटी का जो चैप्टर है या पाइथागोरस का चैप्टर है वो हमने किया है. उसके बाद ये हो गए आपके 4 चैप्टर्स. फर्स्ट टर्म में आपको 1 2 3 रहेंगे ही. उसके बाद में ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद में मेंसुरेशन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और एक है प्रोबेबिलिटी. सो इसके बाद में और 3 से 4 चैप्टर बचते हैं हमारे. उसमें से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अभी हमारा रनिंग है और हो जाएगा वो उसके बाद में सितंबर में. और ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म का पार्ट, जो अप टू दिवाली समझो. अभी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन दिवाली के पहले होता है या बाद में लिया जाता है वो नहीं मालूम, बट ये रहेगा आपका फर्स्ट. ये ऑलरेडी आपके ग्रुप में अपलोडेड है ये पार्ट. सो पहले हम ये क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ये जो क्वेश्चन 1 है 1 to 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क्स. 4 क्वेश्चंस हैं और आपको अभी फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट में चैप्टर्स भी 4 हैं.
इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि पहले 4 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। अब इसमें रियल नंबर्स भी हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, फिर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ट्रायंगल्स, अलग अलग चैप्टर हैं। कुछ अलजेब्रिक हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल है। चैप्टर 6 ज्योमेट्री बेस्ड है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच हैं। सो इसका मीनिंग ये है या एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम एक स्टेप पर हाफ मार्क अलॉट करते हैं तो हमें 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट कितने स्टेप्स चाहिए? 4 स्टेप्स चाहिए। यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। डायरेक्ट आंसर लिखने पर आपको 0 नंबर मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन से लॉ पर बेस्ड है, या किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, या किसी थ्योरम पर बेस्ड है, या किसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये मेंशन करना है। यानी कि आपको वो बेसिक आना चाहिए। उसके बाद में अगर उस चैप्टर में कोई कैलकुलेशन का पार्ट है तो वो कैलकुलेट आपने किया है, बहुत रफ नहीं, पर वो स्टेप्स में कि जो गिवन वैल्यूज है वो उस आइडेंटिटी में या उस लॉ में पुटअप करना और उसको कैलकुलेट करना, ये स्टेप्स रिक्वायर करेगी। क्योंकि जब वैल्यूज पुट नहीं कर रहे हो या गिवन का यूज़ नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो ये नहीं होना है। तो इसलिए आपको ये हमेशा ट्राई करेंगे कि 4 स्टेप्स हो। वैसे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन 4 स्टेप्स में या मोर देन 4 स्टेप्स में हो, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगर कोई एक आध ऐसा क्वेश्चन हो कि चलो उसमें 4 स्टेप्स नहीं बनते हैं, बट बीच में एक आध लॉन्ग टर्म आती है या लॉन्ग कैलकुलेशन आता है या किसी लॉ का एप्लीकेशन आता है, तो फिर उस पर हम हाफ की जगह 1 मार्क देते हैं। सो वो क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग टाइप किया जा सकता है या हर स्टेप्स मेंशन की जाती है, बट आपको स्टेप्स रिक्वायर करेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो मैंने मैथ्स की कॉपियाँ चेक की हैं और जो आपका डेली होमवर्क जो आप मुझे असाइन किया जाता है, जो भेजते हैं, उसमें मैं होमवर्क चेक करता हूँ और उसको मैं रिमार्क भी देता हूँ और आपको मैं उसमें किस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहीं आंसर में गड़बड़ है क्या, ये सारी बातें मैंने बताया। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को उस पर भी ऑब्जेक्शन होता है। जब भी मैं बताता हूँ कि भाई यहाँ शॉर्ट हो गया है, कि यहाँ रीजन नहीं है, कि यहाँ आंसर नहीं लिखा है, तो मेरे ऊपर ऐसे मतलब ये क्यों, कैसे, ओके सर मैंने तो कंप्लीट किया सर, मैंने तो बराबर किया सर। ठीक है, ये आपका रोल हो गया, लेकिन मुझे जो वैल्यूएशन का तरीका है, जिस स्टेप पर जैसे नंबर होते हैं वही करेंगे। क्योंकि मैंने इस पेपर को काफ़ी स्टडी करने के बाद में उसकी स्टेप्स और स्टेप्स पर कौन सा नंबर अलॉट किया, पूरा पेपर का स्टडी करने के बाद में ही क्वेश्चन दिए। ओके, सो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स रिक्वायर करेगी। सिमिलरली क्वेश्चन 5 to 8, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, इसमें भी आपको वही ध्यान में रखना है 5 to 6 स्टेप्स। ओके, नीचे आंसर लिखना नहीं भूलेंगे, उसका मैं हाफ नंबर काटने वाला हूँ। क्योंकि जितने भी होमवर्क कॉपीज और होमवर्क जो सेंड करते हैं, फाइंडिंग किया पर क्वेश्चन में जो मैंने पूछा उसका आंसर आपने लिया क्या। जैसे फिर आप लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट, ये जो बोलते हैं, आपने सब पूरी मेथड सॉल्व किया, x = x y की वैल्यू पुटअप कर दिया, नीचे में बताते ही नहीं
कि कॉस्ट कितनी है, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर नहीं रहता, उसका हाफ नंबर काटा जाएगा। ओके, सो बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन स्ट्रिक्ट ही रहेगा। उसके बाद में जो चैप्टर 6 है, ज्योमेट्री का चैप्टर है। सो अभी जो कॉपी हमने चेक किया या जो होमवर्क हमको सेंड किया जाता है, कभी कभी डायग्राम रहता ही नहीं है। जब आपने डायग्राम बनाया ही नहीं, फिर आप नीचे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ये जो एंगल्स वगैरह सब मेंशन करते हैं। जब आपका डायग्राम ही नहीं है तो ट्रायंगल कहाँ से आ गया, ट्रायंगल का नेम कहाँ से लिखा आपने? और उस ट्रायंगल में अगर आपने ये साइड इज इक्वल टू ये साइड लिया तो आइडेंटिकल मार्क्स था क्या, या कम से कम गिवन था क्या? दूसरी बात तो यह है कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो पहले फिगर बनाएं, उसका थोड़ा सा गिवन लिखें कि कोई साइड इक्वल दिया है क्या, कोई एंगल 90 दिया है क्या, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है क्या, थोड़ा सा 2 लाइन में जो खास चीज़ है थोड़ा सा मेंशन करो गिवन में। फिर आपको टू प्रूव है या टू फाइंड है उसको लिख लें, और फिर प्रूफ है कि सॉल्यूशन है वो लिखें। हमारे पास ये कुछ भी सिस्टम नहीं अपनाते लड़के, वो सब डायरेक्ट में रहता है। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार बताया हूँ, होमवर्क चैप में भी आपको बताया है, और डायग्राम नहीं होने पर मैंने बार बार वहाँ तो मैं एक लंबी स्ट्रिप लिखता था, विदाउट डायग्राम, विदाउट गिवन, विदाउट टू प्रूफ, विदाउट आंसर आपका होमवर्क चेक नहीं होगा, ये मैं बार बार बताया हूँ। ठीक है, आपने उसको नज़रअंदाज भी किया तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मार्क्स देते समय ये सारी बातें और ये वीडियो कोई ये नहीं बताएगा कि हमको तो ये मालूम ही नहीं था, हमको तो बताया ही नहीं गया, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो दे रहा हूँ कि मेरा चेकिंग कैसे होगा, मुझे क्या रिक्वायर करता है, मैं उसी स्टाइल से पढ़ाया हूँ और उसी स्टाइल से मुझे एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ओके, सो ये क्वेश्चन रहेगा इसमें भी, और वैसे भी यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये वैसे मैं बता चुका हूँ, ट्रायंगल पर यदि बेस्ड हो तो विदाउट डायग्राम अगर आपने कुछ भी लिखा, डायग्राम नहीं बनाया और आपने कितना भी लिख लिया हो, तो मैं उसको 0 नंबर ही देने वाला हूँ, चाहे फिर आप कितना भी कुछ कर लो। अगर वहाँ डायग्राम रिक्वायर करता है, सिमिलैरिटी का चैप्टर है, पाइथागोरस का है, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में खाली वर्ड्स पढ़ने से ABC और ट्रायंगल ABC की ये साइड वो साइड नहीं बनता है, डायग्राम बनता ही है। यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया और उसके बाद में आप कितना भी लिख लो, मैं नंबर नहीं दूंगा। सो डायग्राम बनाइए, छोटा सा गिवन हो उसको लिखिए। अगर 2 प्रो का क्वेश्चन है तो आप 2 प्रो में लिखिए कि आपको क्या प्रूव करने के लिए कहाँ गया है, बाद में प्रूफ लिखिए। और यदि क्या बोलते हैं प्रूफ का क्वेश्चन हो, सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो, तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है लास्ट में, उसका आंसर नीचे देना है, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। ओके, सो ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का तरीका डिटेल चाहिए। ओके, उसके बाद में एग्जामिनेशन का नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं, उसके पहले टाइम देख लूँ मैं। ओके, आपका नेक्स्ट पार्ट है, काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन हैं, कुछ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेज है ओरल के बारे में। ओरल एग्जामिनेशन कैसे होगा? ओरल का मीनिंग ये होता है कि भाई आपने कितना नॉलेज एक्वायर किया है अभी तक हमने जो पढ़ाया, उसको ओरल कहा जाता है।
कि भाई आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किया है, ये समझना यानी ओरल एग्जाम लेना। तो इतने सारे वीडियोस हो गए हैं, इतने चैप्टर्स हो गए हैं। जब भी हम किसी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। जिस चैप्टर 1 में है एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में, और उसके जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि एचसीएफ कब निकाला जाता है, एलसीएम कब निकाला जाता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। कॉपियाँ भी चेक किया, कई जगह आप कॉपियाँ देखेंगे तो कोई क्वेश्चन मार्क दिखेगा, कहीं रॉन्ग दिखा होगा। रॉन्ग तो अक्सर करके कॉपियों में नहीं दिया है, लेकिन कई क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि कुछ कॉपियों में मैंने जो पढ़ाया वो तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया उसका मेथड कोई भी हो, लेकिन वो मेथड एक्सेप्टेबल है और आंसर करेक्ट है तो मुझे आपत्ति नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अब आप एग्जामिनेशन में उसको कैसे लिखते हैं ये आपका रोल रहेगा, मुझे बताने से नहीं होता है। कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो रेड्यूसर पार्ट है या जो मेथड्स मैंने नहीं पढ़ाया या जो कोर्स मैंने नहीं किया वो भी होमवर्क कॉपी में है, मैंने चेक भी किया है, क्योंकि वो चीज़ सही है तो मैंने चेक किया सही है। बट अब एग्जामिनेशन में इसको आप कैसे सॉल्व करते हो और कैसे प्रेजेंट करते हो ये मैटर करेगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो उसी कंटेंट पर रहेंगे। मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेथड कोई भी अडॉप्ट करो। अगर आपको वो मेथड पूछी गई तो उसी मेथड से करना है, अगर नहीं पूछा है तो जो कोर्स में जो मेथड्स हैं या जो रिक्वायर करते हैं उससे ही करना है। लेकिन आप कोई भी आलतू फालतू मेथड लाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जब भी हम चैप्टर पढ़ाते तो वहाँ इंट्रोडक्शन में कराते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखिए एक वीडियो मेरा वैसे का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे 1-2 वीडियो समझाने गए, बहुत बारीकी से समझाया कि किस चीज़ से हमने क्या समझ लेना चाहिए, कैसे उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी के बारे में है, सिमिलरिटी के बारे में भी मैंने वहाँ एक चीज़ पढ़ाया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमिलर ट्रायंगल्स। इस चीज़ को मैंने कम से कम आधा पीरियड 15-20 मिनट समझाया। फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि टू आइसोस्केलस ट्रायंगल, कैन टू आइसोस्केलस ट्रायंगल बी सिमिलर, इफ यस हाउ, राइट। मैंने उस स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही रिस्पांस दिया उस बारे में कि पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहता है। उसके 2 फैक्ट बताया था मैंने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड्स इक्वल रेशियो में आना चाहिए, तो वो ट्रायंगल सिमिलर। ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल साइज का हो। अगर 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है तो उसके साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने से तो नहीं होता ना, रेशियो भी तो बराबर आना चाहिए। एक साइड का रेशियो लगाया, दूसरे साइड का रेशियो लगाया तो कैसे, या दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल लिया, इसके लिए 45-45, इसके लिए 35-35, अब इसके एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, तो कैसे सिमिलर होंगे। मतलब ये हुआ कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट पर ओरल रहेगा। मैं ये एग्जांपल दिया आपको कि ओरल कैसे रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल्स है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ऐसे सभी चैप्टर में जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है उस पर आपका ओरल रहेगा। लेकिन इस ओरल का एक रोल रहेगा। लास्ट ईयर भी आपने ओरल ऐसे दिया, मैं कॉल करूंगा, पहले तो फ़ोन उठाया नहीं जाता है, फिर दूसरा कॉल, फिर तीसरा कॉल, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। जिस स्टूडेंट से मेरे साथ लास्ट ईयर जो बातें की वो मेरे जहन में है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कौन से स्टूडेंट ने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया था और क्या जवाब दिया था, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। बट होगा क्या अभी कि 10 मार्क्स का ओरल है,
ओके। सो 10 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन पूछे? तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने के बाद में मेरे सामने वॉच रहेगी। क्वेश्चन पूछने के बाद में वो टफ है, कंसेप्चुअल है, तो मैं उस स्टूडेंट को सोचने के लिए 10 to 15 सेकेंड्स दूंगा। उसके बाद में उसका आंसर शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन उस स्टूडेंट ने अगर 30 सेकेंड के ऊपर टाइम दिया तो मेरा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो पहले क्वेश्चन का रिस्पांस देता भी है तो मैं उस क्वेश्चन के नंबर नहीं दूंगा। टाइम ओवर, मैंने एक क्वेश्चन को जो टाइम दिया उस टाइम में ही उसका आंसर आए तो आपको नंबर मिलेगा। बाद में बहुत लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, सर 1 मिनट बताते हैं, सर रुकिए बताते हैं, भाई 1 मिनट हो गया, चालू बताते हैं, चालू है उसका 2 मिनट तक के भी हो गया तो सर बताते बताते उसने 2 मिनट में आंसर तो नहीं दिया, लेकिन सर बताते हैं कितने बार बोला ये मुझे नहीं मालूम। इस बार ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो आपको दे रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है। अपने कंसेप्ट पढ़ा है, आपके पास कंसेप्ट हैं, मेरा क्वेश्चन शुरू होने के बाद में उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन करके आपको सोचने को 10 से 15 सेकेंड काफ़ी। उसके बाद में आपका आंसर शुरू होना चाहिए। नहीं हुआ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया तो उसके बाद में पहले क्वेश्चन का कोई वैल्यूएशन नहीं होगा या उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछना, स्टूडेंट का आंसर देना, फिर ये 5 मिनट तो ऐसे ही गए, फिर आपको कॉल लगाना भी है, फिर गुड मॉर्निंग सर, ये सर वो सर, उसमें चला जाता है। फिर एक स्टूडेंट को 10 मिनट्स टाइम देंगे, 2 दिन में हमको ओरल लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ भी टाइम हमारे पास नहीं होता। हमारे भी टाइम का वैल्यू होता है। हमारा जब फ़ोन आए तो कृपया जल्दी रिसीव करें और रिस्पांस दें, प्रिपरेशन पहले करें। ओके, और सिर्फ 4 चैप्टर्स आपके कोर्स में, मैंने लेंदी कोर्स भी नहीं रखा, सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया, सभी कैलकुलेट किया, और मैं जो पेपर बनाया वो भी उसी के अकॉर्डिंगली है, और जो ओरल भी लूँगा वो भी उसी लेवल से रहेगा कि ये 5 मिनट्स में कंप्लीट हो। एक स्टूडेंट को 5 मिनट ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम हम दे नहीं सकते। सो ये बात ध्यान में रखें कि स्टडीड अच्छे रखें, क्वेश्चंस आपको समझ जाएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड रहेगा। लेकिन आपको पूरा मटेरियल बैठ रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछने के बाद में आप चैप्टर खोल रहे हैं फिर बता रहे, इसमें अगर आपके 10-15 सेकंड गए तो समझो क्वेश्चन गया, और क्वेश्चन गया तो मार्क्स भी गए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है आपका 10 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, ऑप्शनल, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसको मैं आपको कल के पीरियड में बताऊंगा डिटेल में, कुछ डिस्कशंस और करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्कशन में टाइम जाएगा, लेकिन आपके आइडियाज़ क्लियर हों और आप रेडी रहें। मेरा व्यू इतना ही है। सो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि वैल्यूएशन, चेकिंग और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कल के पीरियड में डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।